हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर 106। इससे पहले ऑलरेडी हमने 105 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि क्या TRE 4 हो पाएगा या नहीं। देखिए, TRE 4 तो होना ही है, निश्चित ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन से पहले हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि 90% मान के चलिए कि ये इलेक्शन से पहले नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि अगस्त चल रहा है। ठीक है, अगस्त बाद सितंबर, अक्टूबर और अक्टूबर नवंबर में वहाँ पे इलेक्शन है। तो बीपीएससी के पास मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5-2 महीने ही हैं, जो कि संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि फिर वहाँ पे इलेक्शन की तैयारी भी तो करनी है। तो किसी एंगल से मुझे नहीं दिख रहा है। आप 99% भी कह सकते हैं, 1% का अनिश्चितताओं का खेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम 99% कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ठीक है, बात करें स्टेट के बारे में तो ये TRE 4 से पहले स्टेट होने से रहा। ये कन्फर्म है 110% कि ये स्टेट इससे TRE 4 से पहले नहीं आएगा। TRE 4 होगा, उसके बाद फिर स्टेट आएगा, फिर TRE 5 आएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ मान के चलिए आप लोग। ठीक है, लेकिन आप लोग को तैयारी करते हुए चलना है। ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तैयारी में आप लोग को कोई कमी नहीं करनी है। ठीक है, तैयारी जैसे कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि तुरंत एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि इलेक्शन से पहले फॉर्म भी भरना पॉसिबल नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार को पैसा उगाही करनी है और क्रेडिट लेनी है। दो चीज़ें हैं, एक तो पहला सरकार को क्रेडिट लेना है और दूसरा पैसा उगाही करनी है, क्योंकि फॉर्म लाखों में आएंगे। ठीक है, 400-500-600 रुपया का फीस रहता है ना। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का पहला उद्देश्य है कि सरकार का पैसा उगाही करना, और दूसरा चीज़ है यहाँ पे कि क्रेडिट ले जाना कि हमने TRE 4 भी ये करवा लिया है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। इलेक्शन से बाद ही संभव है TRE 4 का जो भी एग्ज़ाम है, जो प्रोसेस है। बाकी फॉर्म अप्लाई कर लिया जाएगा, आवेदन मंगा लिया जाएगा, ये संभव है। ठीक है, और ये हो सकता है आपको कि ये नोटिफिकेशन आपको एक सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिल जाए, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन का पहला सवाल लेकर के। आज का पहला सवाल है कि पहली बार हींग भारतीय मिट्टी में सफलतापूर्वक कहाँ उगाई गई हैं। सवाल है, पहली बार हींग भारतीय मिट्टी में सफलतापूर्वक कहाँ उगाई गई हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, पहली बार हींग भारतीय मिट्टी में सफलतापूर्वक हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में उगाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। वहीं बात करें कि ये हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ये हींग की खेती की गई है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके लिए, वर्ष 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। वर्ष 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ऑप्शन है केरल, नागालैंड, बिहार, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है नागालैंड। वर्ष 2022 में नागालैंड राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। केरल टिक नहीं करना है, 2022 का रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार नागालैंड में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है और सबसे कम बिहार में देखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कम लिंगानुपात की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है ना, बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। पहले नंबर पर नागालैंड है, सबसे अधिक लिंगानुपात के बारे में बात करें तो, और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर लद्दाख, चौथे नंबर पर मेघालय और पाँचवें नंबर पर है केरल। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, ये भी करंट अफेयर्स का ही सवाल लग रहा है। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। सवाल है कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है।
ऑप्शन है केरल, नागालैंड, बिहार, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन बिहार। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र राजगीर अर्थात बिहार के राजगीर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बिहार के राजगीर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? सवाल है विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 जून, 17 जुलाई, 17 अगस्त, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ये ऑप्शन 17 जून। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है और 17 जून को ही विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, विश्व मगरमच्छ दिवस और विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस भी 17 जून को ही मनाया जाता है। दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैसे लिख दी गई हैं, विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को और विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस भी 17 जून को ही मनाया जाता है। और वर्ष 2025 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोलें। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग कितना भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है? बताना है पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग कितना भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है? 55%, 25%, 75%, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी ऑप्शन 75%। पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखा जाए, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला, ये दोनों देखेंगे तो ये लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से ही बना हुआ है। और दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों के अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट को याद रखा जाए। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताना है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागपुर, कानपुर, भागलपुर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका कानपुर, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइएगा, कई बार आप लोग को बता चुके हैं। अगला सवाल है आपके लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? मैदानी क्षेत्रों में 500 या अधिक की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। बी ऑप्शन है पहाड़ी मरुस्थलीय जनजाति क्षेत्रों में 150 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में 12मासी सड़कों से जोड़ना। या फिर सी ऑप्शन है पहाड़ी मरुस्थलीय जनजाति क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में 12मासी सड़कों से जोड़ना। एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि मैदानी क्षेत्रों में 500 या अधिक की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना, ये कथन बिल्कुल ही सही है। वहीं बात करें बी कथन के बारे में, दे रखा है कि पहाड़ी और मरुस्थलीय जनजाति क्षेत्रों में 150 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में 12मासी सड़कों से जोड़ना, ये कथन गलत है। 150 नहीं 250 होना चाहिए। पहाड़ी और मरुस्थलीय जनजाति क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में 12मासी सड़कों से जोड़ना है, अर्थात सी कथन यहाँ पे सही है। अर्थात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ए और सी कथन सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? बताना है आपको, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1955, 53, 1959, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है 1953। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। अगला सवाल है आपके लिए, लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है?
हल्का उद्योग, मध्यम उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आधारभूत उद्योग। क्या कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसे आधुनिक उद्योग की रीढ़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लगभग हर चीज़ के लिए आवश्यक कच्चा माल और मशीनरी प्रदान करता है। अब देखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग हर एक उद्योग के लिए क्या करता है? मशीनरी उपलब्ध करवाता है। अब सोचिए अगर लौह इस्पात उद्योग ना हो तो बाकी उद्योग क्या चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि लौह इस्पात उद्योग क्या है? एक आधारभूत उद्योग है। ठीक है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही है। और डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 हमने करवाया है विनिर्माण से संबंधित। वहाँ पे 30 MCQ हमने करवाए हैं, तो वो जाकर के जरूर देखिए, तो यहाँ से सब कुछ समझ में आएगा। बहुत डिटेल से वहाँ पे हमने पढ़ा रखा है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है? पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का पीछे क्या राज है, क्या कारण है? सस्ता श्रम, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने के पीछे एक से अधिक कारण सही है, अर्थात तीनों कारण सही है। डी ऑप्शन सही होगा। आइए समझते कैसे। ध्यान दीजिएगा, पटसन उद्योग का हुगली नदी पर केंद्रित होने का मुख्य कारण कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते परिवहन, पानी की प्रचुरता और सस्ते श्रम की उपलब्धता है। ध्यान दीजिएगा, हुगली नदी के किनारे पटसन उद्योग के केंद्रित होने के कई कारण हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, हुगली नदी क्षेत्र पटसन उत्पादन में अग्रणी है। हुगली नदी क्षेत्र जो है ना, ये पटसन उत्पादन के लिए अग्रणी है, जिससे मिलों को कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, हुगली नदी एक अंतर्देशीय जलमार्ग का केंद्र है और इसके आसपास सड़कों और रेलवे का अच्छा नेटवर्क है, जिससे तैयार माल का परिवहन आसानी से हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, पटसन उत्पादन करने वाली मिलों को बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिसे हुगली नदी से मिल जाता है। ठीक, चौथा पॉइंट है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से सस्ते मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि पटसन उद्योग हुगली नदी पर केंद्रित होने का कारण है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है और ये सेल के अंतर्गत आता है। सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी बताइए आप लोग कमेंट करके, इसकी स्थापना कब हुई थी सेल का? ठीक है, और ये भिलाई इस्पात कारखाना ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था और ये मुंबई कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, याद कीजिए, उड़ीसा में भी एक इस्पात कारखाना है, उसका क्या नाम है और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ठीक है, तो बता देता हूँ मैं, उड़ीसा में स्थित है राउरकेला इस्पात कारखाना। ठीक है, आप बताइए कमेंट करके कि किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन या फिर जर्मनी या फिर सोवियत संघ? तीन ऑप्शन है आप लोग के पास। उड़ीसा में स्थित इस्पात जो केंद्र है ना, राउरकेला इस्पात केंद्र, तो ये आपको बताना है कि किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन दे रहे हैं जर्मनी, ब्रिटेन और एक आपका जो है तीसरा ऑप्शन है सोवियत संघ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? सवाल है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन है अमृतसर, कोलकाता, मुंबई, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था और सब पहला जो असफल लगाया गया था कहाँ लगाया गया था? कलकत्ता में। कब? 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में पहली बार लगाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में, जो कि असफल रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत में कॉटन मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का प्रथम प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया था, जो कि असफल रहा। इसके बाद सफल प्रयास 1854 ईस्वी में कावस जी डाबर नाना भाई द्वारा मुंबई में किया गया था। मुंबई को भारत का कपास नगरी भी कहा जाता है। भारत की पहली जूट मिल 1855 में रिसरा है, जो कि कोलकाता में स्थापित की गई थी। यह मिल जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए। प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत का पहला सीमेंट केंद्र चेन्नई में लगाया गया था 1904 में। कब? 1904 में लगाया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर है चेन्नई। ध्यान दीजिएगा, 1904 में मद्रास, अब इसका नाम चेन्नई हो गया है, ये साउथ इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा एक छोटा सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। यह भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत थी। बाद में 1914 में गुजरात के पोरबंदर में एक और सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। हालांकि 1904 में चेन्नई में स्थापित कारखाना यह भारत का पहला सीमेंट केंद्र माना जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती हैं, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं, जिसके बारे में हम कई बार आप लोग से चर्चा कर चुके हैं। अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो शायद पता होगा। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती हैं, इसे क्या कहा जाता है? कछारी भूमि, उत्खाद भूमि, खड्डू भूमि, या एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे भूमि को क्या कहा जाता है? उत्खाद भूमि भी कहा जाता है और खड्डू भूमि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है, उत्खाद भूमि और खड्डू भूमि। ठीक है, बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती हैं, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। ये नली की तरह कट जाता है ना, और फिर ये ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती है। ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है? उत्खाद भूमि कहा जाता है। और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्डू कहा जाता है। अर्थात बी और सी दोनों सही होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित है? ऑप्शन है माता टीला बांध, बांध सागर परियोजना, अलमट्टी बांध, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का जो सवाल हम लेकर के आते हैं ना, मेरी गारंटी है 110% मेरी गारंटी है कि इस तरह का सवाल आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। मेरी गारंटी है, क्योंकि हम डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास 9, 10, 8, 9, 10 वालों को पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं रेगुलर। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल हम वही खुद से एज्यूम को बनाते हैं, कहीं से मेरा कॉपी पेस्ट नहीं रहता। ठीक है, तो क्वेश्चन खुद से बनाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मेरी गारंटी कि कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हम बहुत डीपली पढ़ते हैं। डीपली पढ़ करके कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं भी अगर मैच कर जाए ना, तो मुझे बताइएगा कि हाँ देखिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे मैच कर रहा है आपका, कुछ ना कुछ आपको अंदर देखने को मिलेगा। इस तरह का सवाल तो बिल्कुल नहीं आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। हाँ, जो एक बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, वो तो बात अलग है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कोशिश हम करते हैं कि इस तरह से बनाया जाए ताकि आप लोग एग्जाम में फंसे नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कहीं भी लगेगा कि कॉपी पेस्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध ऐसा है जो कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहला बांध के बारे में बात करें कि माता टीला बांध, तो ये कहाँ है? तो आप देखेंगे ये माता टीला बांध ये है बेतवा नदी पर है, और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, बेतवा नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश में है। बाण सागर परियोजना के बारे में बात करें, ये बांध कहाँ है? तो ये है सोन नदी पर और ये मध्य प्रदेश में है। वहीं बात करें अलमट्टी बांध के बारे में, तो ये कृष्णा नदी पर है और कहाँ है? ये है कर्नाटक में। आप बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा?
सी ऑप्शन अलमट्टी बांध। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ डिटेल्स लिखी गई हैं, बहुत सारे अब 5-6 का लिस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता रहा है हमेशा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, कांगो एवं मध्य अफ्रीका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? हम लोग जानते हैं अलग अलग देशों में झूम खेती को अलग अलग नाम से जानते हैं। झारखंड के भी अलग अलग, माफ़ कीजिएगा, भारत के भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग झूम खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कांगो और मध्य अफ्रीका में झूम खेती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कोनुकू, तुंगिया, रोका, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कोनुकू। कोनुकू ये झूम खेती का नाम है और ये कहाँ पे जाना जाता है? ये वेनेजुएला में इसे कहा जाता है। वेनेजुएला में झूम खेती को कोनुकू कहा जाता है। वेनेजुएला कैसे लिखा जाएगा? ठीक है ना, देख लीजिएगा। और तुंगिया, तुंगिया ये म्यांमार में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तुंगिया कहा जाता है, म्यांमार। वहीं रोका ये ब्राज़ील में झूम खेती को रोका कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कांगो और मध्य अफ्रीका में दिए गए विकल्पों में से कोई सही आंसर नहीं दिख रहा है। सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, कांगो और मध्य अफ्रीका में झूम खेती को मसूले के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मसूले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसूले। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला सवाल है आपके लिए, ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? बताना है कि ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था। ठीक है, भूदान आंदोलन तो सबको पता होगा, ये तमिलनाडु से शुरू हुआ था। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत सभी को पता होगा कि कहाँ से शुरू हुआ था? तमिलनाडु से हुआ था, है ना। वो जगह का नाम भी आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ से हुआ था। ठीक है, वो जगह को किसी को नाम याद है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इस जगह से हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता था, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में, है ना, तेलंगाना के पोचमपल्ली जगह से। याद है ना, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली। ठीक है ना, तो पोचमपल्ली से शुरुआत हुआ था भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, और 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी, 18 अप्रैल 1951 को। लेकिन सवाल है यहाँ पे कि ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? असम से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? उड़ीसा से हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और इस आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों को अधिक भूमि का अधिग्रहण करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किया है? बताना है। वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किया है? याद रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में पूछा गया था सवाल एक कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया गया था। ठीक है, मूंगफली से पूछा गया था, उसका आंसर था वहाँ पे गुजरात। लेकिन यहाँ से हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किया है? बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वर्ष 2019-20 में भारत के मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किया गया। ठीक है, वहीं बात करें थोड़ा सा चावल के बारे में। ये रिपोर्ट हम बता रहे हैं किसका? 2019-20 के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा आलू, तीसरा लिस्ट ले लीजिए मक्का का, चौथा लिस्ट ले लीजिए तंबाकू का। इस सभी का में प्रथम स्थान पर कौन रहे हैं? तो चावल के
उत्पादन सबसे अधिक किसने किया? तो पश्चिम बंगाल, अर्थात इसे शॉर्ट लिख देते हैं वेस्ट बंगाल। आलू के उत्पादन में सर्वाधिक सबसे पहला स्थान पर कौन सा है? तो ये है यूपी। मक्का के उत्पादन में है कर्नाटक। और तंबाकू के उत्पादन में आगे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये डेटा आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, हेमेटाइट में लगभग कितना लोहा होता है? हेमेटाइट में लगभग कितना लोहा अंश होता है, कितना लोहा होता है? 60 से 80%, या फिर 60 से 70%, या 50 से 60%, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन 60 से 70%। याद रखिएगा हेमेटाइट में धातु का अंश कितना होता है? 60 से 70% होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं लोहा का 4 प्रकार का लोहा, जो लोहा इसका होता है 4 प्रकार का होता है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट, ये 4 प्रकार का लोहा होता है ना। उसमें से देखेंगे हेमेटाइट में लोहा का अंश कितना होता है? 60 से 70%, जबकि मैग्नेटाइट में देखेंगे तो लोहा की सांद्रता 70% होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन सा है? सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि ग्रह, नेपच्यून, बुध, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन नेपच्यून, वरुण ग्रह। ठीक है, सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित कौन सी ग्रह है? नेपच्यून है, जिसे कि वरुण ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, नेपच्यून के रूप में जाने जाने वाला सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? सूर्य से 8 ग्रहों की दूरी पर स्थित है ये। कौन सा? नेपच्यून। व्यास की दृष्टि से यह सौरमंडल का तीसरा सबसे भारी, सघनतम और चौथा सबसे बड़ा ग्रह भी है, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 17 गुना अधिक है। सौरमंडल में सूर्य का सबसे छोटा और निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और सूर्य से 7वां ग्रह अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस कहते हैं। और 8वां कौन सा है? नेपच्यून है, जो कि सबसे बाह्यतम ग्रह है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।